तो देखो बोर्ड पे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं रीतिकाल। क्या पढ़ रहे हैं? रीतिकाल। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था कल क्लास में। रीतिकाल क्या है? तो रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहकर संबोधन किया है? क्या कहकर पुकारा है रीतिकाल को? आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो आंसर दीजिए। रीतिकाल को क्या कहकर पुकारा गया है? तो उत्तर मध्य काल के नाम से भी इनको जाना जाता है रीतिकाल को। अब जल्दी से बता दो कि अंधकार काल किसने कहा है? तो त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल के नाम से पुकारा है। अगर बात किया जाए कि कला काल, कला काल किसने कहा है? डॉक्टर रामा शंकर रसाल ने क्या कहा है? कला काल। अब बात किया जाए कि अलंकृत काल किसे ने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने इस रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अब बात किया जाए कि श्रृंगार काल किसने कहा है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा है? श्रृंगार काल। ठीक है। अब हम लोगों ने रीतिकाल को पढ़ा था कि रीतिकाल को 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भाग में? एक रीतिबद्ध, एक रीतिसिद्ध, एक रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध वो है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, ठीक है, और प्रजाओं को और जो प्रधानमंत्री है सीमांत थे उनको उसमें क्या किया? शिक्षा दिया। वो क्या कहलाए? रीतिबद्ध कवि कहलाए। और रीतिसिद्ध कवि वो कहलाए जिन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन उसी के नियम कानून पे मानकर उन्होंने रचनाएं जो की वो रीतिसिद्ध कहलाए। और रीतिमुक्त वाले जो किसी भी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं किए, ना ही उसके नियम को माने, उन्हें अपने मन से जो रचनाएं किया वो क्या कहलाए? रीतिमुक्त। तो हम लोग रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त के बारे में पढ़ लिए थे। अब रीतिबद्ध के पहले कवि हैं केशवदास। कौन कवि है? तो केशवदास जी के बारे में पढ़ते हैं। तो बात किया जाए जन्म की, केशवदास का जन्म कब हुआ था? तो जन्म की बात किया जाए तो 1555 ईस्वी की बात है। 1555 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था केशवदास जी का। ठीक। अगर बात किया जाए कि इनके पिता का नाम बताइए। इनके पिता का नाम बताइए केशवदास के। तो केशवदास के पिता का नाम है काशीनाथ। क्या नाम था? काशीनाथ। ठीक है, मूवी वाला काशीनाथ नहीं है। ठीक है। हाँ, हिम्मत कहिए लोग काशीनाथ, जानकर खुशी होगी तुम्हें है? दादा का नाम याद आएगा क्या? काशीनाथ वाला जान के खुशी होगी कि अब तुम हमारे गृह में काम नहीं करोगे, पढ़ाओगे। ठीक है, क्या करोगे? हाँ, तो जिसको पढ़ाने आएगा वो कहीं भी पढ़ा लेगा, जरूरी नहीं कि पढ़ाएगा। इनके दादाजी का नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? कृष्णदास। अब इनकी मृत्यु की बात की जाएगी, कब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, यानी स्वर्ग को सिधार गए थे, तो 1617 ईस्वी की बात है जब ये इस धरती को छोड़कर स्वर्ग में चले गए थे। ठीक है। तो केशवदास, अब थोड़ा केशवदास की रचनाएं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो रचनाएं को अच्छे से याद कर रखेंगे। तो लिखेंगे प्रमुख रचनाएं। हेडिंग डालो प्रमुख रचनाएं। केशवदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो बात किया जाए अगर प्रमुख रचनाएं की, तो केशवदास की पहली रचना है रामचंद्रिका। पहली कौन सी रचना है? रामचंद्रिका। अब ये कब छापा गया था? तो इस 1601 की बात है। ठीक, रामचंद्रिका। अब दूसरा है विज्ञान गीता। मोस्ट इंपोर्टेंट है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता स्टार वाला क्वेश्चन है। विज्ञान गीता ये 1607 में। ठीक। अगला है रतन बावली। अगला है रतन बावली। तो रतन बावली है 1607 की ही बात है। अगला है वीर सिंह देवचरित। वीर सिंह देवचरित ये भी 1607 ईस्वी की बात है। ठीक है।
4 गो हो गया। पांचवा है जहांगीर जस चंद्रिका। पांचवा है जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि इंपोर्टेंट की, तो विज्ञान गीता बहुत ज्यादा स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। रतन बावनी भी पूछा गया है, जहांगीर जस चंद्रिका भी पूछा गया है। ठीक है, अब और भी रचनाएं हैं जैसे कि रसिक प्रिया। हाँ, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया है। हाँ, तो रसिक प्रिया है। ठीक है जी, तो रसिक प्रिया की बात किया जाए तो 1591 की बात की है। कब ये छप हुआ था ये, तो 1591 में। ठीक, और रसिक प्रिया के बाद है कवि प्रिया। अगला क्या है, कवि प्रिया। तो अगर कवि प्रिया की बात किया जाए तो 1601 ईस्वी में जहांगीर जस चंद्रिका का है 1607। कवि प्रिया की बात किया जाए तो 1601। रामचंद्रिका अगला है, रामचंद्रिका लिखवा चुके हैं शायद, वीर सिंह देवचरित लिखवा, जहांगीर जस चंद्रिका भी लिखवा चुके हैं। विज्ञान गीता ये भी हो चुका है। रतन बावनी ये भी हो चुका है। नखसिख अगला है, नखसिख अगला क्या है, नखसिख। ठीक, नखसिख जो है ये वाला 100 नहीं होगा, ये वाला 100 होगा। नखसिख 1607 ईस्वी। नखसिख कब है, 1607 ईस्वी। छंदमाला लास्ट है, छंदमाला। छंदमाला 2 भागों में है। इसको 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में, 2 भाग में बांटा गया है। तो 2 भाग में बांटा गया है। तो पहला है, पहले में 77 छंद है। पहला भाग में कितना छंद, 77 छंद है। और सेकंड भाग की बात किया जाए, दूसरा भाग की बात किया जाए तो उसमें 26 छंद है। कितने छंद, अब इनकी रसिक प्रिया कवि प्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों के तीनों। तो ये आता है केशव दास से क्वेश्चन आता ही है। रसिक प्रिया से पूछ आ जाए, चाहे कवि प्रिया से आ जाए, चाहे नखसिख से आ जाए, या छंदमाला से आ जाए, तो ये याद होना चाहिए। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य को बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। हाँ, तो फट से लिखा लो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है शायद, मिटा दें इसको। तो थोड़ा आगे लिखो महत्वपूर्ण तथ्य, यानी केशव दास के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानते हैं कि क्यों ये ज्यादा फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, इन्होंने क्या किया है जो उनको आज भी याद किया जाता है, इन्होंने कौन सी रचना लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो हेडिंग डालना महत्वपूर्ण तथ्य। तो केशव दास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहकर पुकारा है, इसको बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य है या विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है केशव दास जी के बारे में, तो ये केशव दास ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। यानी जो रीति काल के जितने भी कवि है किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे। ठीक है, किसी न किसी राजा के दरबार में क्या करते थे, रहते थे। तो इसी वजह उनको आश्रय बोला जाता है। आश्रय मतलब उनके दरबार में रहने वाले। तो जो केशव दास जो थे, ओरछा नरेश, केशव दास ओरछा नरेश मतलब ओरछा क्या था, जगह है, नरेश मतलब होता है राजा। ओरछा नरेश यानी ओरछा के राजा इंद्रजीत,
क्या नाम है? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। के आश्रय, आश्रय मतलब उनके दरबार में, ठीक है। और ये राजा इनको रहने के लिए क्या कहते थे? आश्रय दिए थे, यानी घर दिए थे, ये जगह दिए थे, जमीन दिए थे, जहाँ पे ये क्या करते थे? रहते थे, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। हो गया। अगला पॉइंट स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो स्टार बना के लिखना है, ठीक है। केशव दास ने अपने काव्य में कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारा है। इनको कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, प्रेत मतलब भूत हो कहला, लेकिन वो भूत की बात नहीं हुई, प्रेत कहकर पुकारा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जो भी नेट, जेआरएफ या बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किनको कहकर पुकारा है? केशव दास को। या दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहकर पुकारा है? तो कठिन काव्य का प्रेत। क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में कठिन से कठिन, यानी हार्ड से हार्ड वर्ड का प्रयोग किया है, ठीक है। हाँ, शब्दों का प्रयोग किया था, इस वजह से इनको क्या कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। अगला पॉइंट, रीतिकाल का प्रारंभ, रीतिकाल का प्रारंभ केशव दास की रचना, केशव दास की रचना हो गया यहाँ तक, रसिक प्रिया से मानी जाती है, प्रिया से मानी जाती है। हाँ, रसिक प्रिया से मानी जाती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रीतिकाल का शुरुआत कौन सी रचना से हुआ है? तो केशव दास जी ने जो रसिक प्रिया लिखा था, वहीं से रीतिकाल का क्या हो गया? शुरुआत हो गया था, ठीक है। चीजें क्लियर हुआ? हो गया। तो अगर बात किया जाए तो जो हम लोग का इम्पोर्टेंट चीज है केशव दास जी के बारे में, तो केशव दास जी को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा जान लेते हैं कि केशव दास जी के बाद कौन सा हम लोग को इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम लोग भूषण के वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक। भूषण के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, और देव कवि के बारे में पढ़ लेंगे, जो जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मतीराम वगैरह, तो इनकी रचनाएं को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो भूषण, मतीराम, ये सब ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, तो इसको आगे करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज के इतना ही रहने देते हैं, अगला हम लोग को भूषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।